Okay, thanks, Virender ji. Good morning, everyone. I hope every one of you are doing well. There was some technical problem, जिसकी वजह से थोड़ी क्लास डिले हो गई स्टार्ट होने में. In our previous lecture, we were discussing the concept of uh, depreciation. We'll continue with some of the questions of depreciation. I have shared this PDF with you all on Google Classroom, and hope you all have this PDF with you. Now coming to the question, this question is the simplest question of straight line method. In depreciation, you have to just study these two methods. One is the depreciation के लिए straight line method जो हम apply करते हैं, और दूसरा होता है diminishing value method और diminishing balance method, where it's the percentage के हिसाब से जो हम depreciation चार्ज करते हैं वो हम लोग चार्ज करते हैं बुक वैल्यू पर. और जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग जब depreciation चार्ज करते हैं तो द अमाउंट ऑफ depreciation will be same every year. जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा दैट विल बी मेनली फ्रॉम द चेंज ऑफ मेथड वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पे क्वेश्चन किए थे उसमें आपने ये दो मेथड्स पढ़े हुए हैं. यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड मशीन अकाउंट यूजिंग द ईदर ऑफ दीज मेथड्स. जो पेपर में अभी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे जिस पे फोकस करना है वो आपको फोकस करना है चेंज ऑफ मेथड पे. चेंज ऑफ मेथड पे बेसिकली इट्स सेइंग कि कुछ टाइम तक आपने जो भी एसेट्स परचेज किए हैं उस पे आपको एक मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे. ईदर इट वाज स्ट्रेट लाइन और इट वाज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन the company is deciding to change the method of charging depreciation. For example, अगर मैं ये बोलूँ कि शुरू में स्टार्टिंग में कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी स्ट्रेट लाइन से, 4-5 साल कंपनी ने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज किया. 5th ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी ये चाहती है कि वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन की बजाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाए. तो द कंपनी हैज दिस ऑप्शन. द कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय गिविंग the justification. It has to disclose this that we have changed the method of charging depreciation. तो जो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जहाँ चेंज ऑफ मेथड होता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WDV और WDV टू स्ट्रेट लाइन, उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है. सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे आप कह सकते हैं वी आर डिस्कसिंग दिस सिंपल क्वेश्चन ऑफ दीज टू मेथड्स ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन इज the question is that on 1st January 2018, a machine was purchased for 20,000 rupees. जब हम मशीन परचेज करेंगे, अब मैं लास्ट की जो लाइन है क्वेश्चन की वो पहले पढ़ रही हूँ, that you have to prepare the machinery account for 4 years 2018 to 21 and the depreciation is charged at a rate of 10% under original cost method. Original cost method मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का पर ईयर, वो कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. पहला कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो 10% कॉस्ट के हिसाब से जो भी कॉस्ट होगी एसेट की उस पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता रहेगा एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर विल बी सेम. दूसरा तरीका होता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. अब यहाँ पर 2018 से मुझे अकाउंट्स बनाने थे. 1st जनवरी को मैंने एक मशीन परचेज की 20,000 रुपए की, तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000. तो मशीन अकाउंट हमें बनाना है, उसमें डेबिट साइड पे द फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन 1st जनवरी 2018 बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज से जो मैंने फर्स्ट मशीन परचेज की है. On the question further says that on 1st July 2019 additions were made to the extent of 4,000. आपने एक और मशीन परचेज की, उसमें एडिशंस किए 4,000 रुपए से. तो इसके लिए भी 2019 के अकाउंट जब हम बनाएंगे, देन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज. ये वाली एंट्री 2019 वाले अकाउंट में आपके पास बैंक अकाउंट से एंट्री आ गई. ऑन 1st अप्रैल 2020, अब 2020 और 21 के अकाउंट्स दिए हुए थे, तो हम पहले 18-19 के अकाउंट्स पूरे कर लेते हैं. वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%. बैंक अकाउंट से हमने पहले जो 1st जनवरी को मशीन परचेज की थी दैट वाज फॉर 20,000 रुपीज. दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर द होल ईयर. अकाउंट्स हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे पूरे साल का इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से 20,000 पे. तो अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज. तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर इट विल बी चार्ज ऑन दिस मशीन. तो 2018 दिसंबर में डेप्रिसिएशन अकाउंट से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 और बाकी 18,000 का फर्स्ट मशीन का बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास
बचा जो 1 जनवरी 2019 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। 1 जुलाई 2019 को हमने एक और मशीन परचेज की थी, तो उसके लिए हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट से 4000 की। इस साल कोई और एंट्री नहीं थी, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी मशीन से रिलेटेड, तो 31 दिसंबर को अगेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। जो पहली मशीन थी, पहला पार्ट जो था 20,000 का, उस पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, 2000 का एक अमाउंट वो आएगा। और जो हमने एडिशन लिया है 4000 का 1 जुलाई को, उस पर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4000 पे 10%, 10% का मतलब हो गया 400 रुपए। लेकिन ये जो हमने एडिशंस किए थे, ये हमने एडिशंस किए थे 1 जुलाई को। जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने इस पार्ट को, इस मशीन के एक्सटेंशन को यूज किया है। दैट मीन्स दिस पार्ट हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट किया था? 4000 का 10% यानी 400 रुपए। 400 रुपए का 6 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना है। ये 400 रुपए था पूरे साल का, 6 मंथ्स के लिए आ जाएगा इंटू 6/12, तो ये आपको अमाउंट आएगा 200 रुपए, जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस वाले मशीन के एक्सटेंशन पे जो आपने 1 जुलाई को कराया था। तो टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन का आंसर में दिखा रखा है, इकट्ठा करके 31 दिसंबर 2019 को द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट पार्ट इट्स 2000, सेकंड पार्ट 200, तो 2200 रुपए का टोटल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया। और टोटल में आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 19,800। और 1 जनवरी 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 19,800। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 अप्रैल के लिए। 1 अप्रैल को आपने एक और एडिशन किया 2560 का। उसके अलावा में 2021 की ट्रांजैक्शन है। तो 1 अप्रैल को 2020 को जो मैंने एक्सटेंशन किया है 2560 रुपए का, उसके लिए एंट्री क्या होगी? मशीन में एक्सटेंशन किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, तो आपके लिए डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट 2560। अब इसके बाद यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दीज 3 पार्ट्स ऑफ द मशीन। पहली मशीन पे अब डेप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हिसाब से था और 2000 का अमाउंट था। सेकंड मशीन पे 4000 का अमाउंट था। थर्ड जो मशीन है उस पे जो अमाउंट आपका आएगा कैलकुलेट करके 2560 का एक्सटेंशन था 1 अप्रैल के हिसाब से। तो अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2560 का 10% इज 256 रुपीज फॉर द होल ईयर। और हमें कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स के लिए, तो 256 इज फॉर द होल ईयर, इंटू 9/12 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 192 फॉर द 9 मंथ्स विच इज टू बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन ऑन दिस थर्ड एक्सटेंशन ऑफ द मशीनरी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। लास्ट में अब ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करके दिखाया तो आपके पास बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है दैट इज 19,768। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको दी हुई है ऑन 30th June 2021 a machine the original value of which was 3,200 on 1st January 2018 it was sold for 2,400 rupees। अब ये आपको इस पे कैलकुलेशंस देखनी है। एक मशीन जो जिसकी कीमत आपके लिए 3200 रुपए थी 1 जनवरी 2018 को, वो आपने 2400 रुपए पे बेची है। एक आपको एंट्री जब व्हेनेवर यू आर सेलिंग एनी मशीन और एनी एसेट, तो हमें क्या-क्या एंट्रीज करनी है? मशीन मेरी बिकी है तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट से विद द अमाउंट ऑफ सेल्स एट व्हिच इट हैज बीन सोल्ड। तो ये बिकी मेरी 2400 रुपए पे है, तो एक एंट्री तो मेरी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 30th जून को 2400 रुपए की बाय बैंक अकाउंट। पहला पार्ट जो मशीन का था वो मैंने 2400 रुपए पे एक पार्ट उसका बेच दिया है। उसकी जो वैल्यू थी वो सिर्फ 3200 थी। जो मैंने मशीन परचेज की थी दैट वाज परचेज फॉर 20,000 रुपीस। आई नीड टू कैलकुलेट the amount of profit or loss on the sale of this particular part of the machine which has been sold for 2,400। अब इसको हम कैसे कैलकुलेशंस करके देखेंगे? जो मशीन आपने बेची है दैट वाज सोल्ड फॉर 2,400 रुपीस, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी 1 जनवरी को वो थी 3,200 रुपीस। तो हमें वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे जहां पर हम उसकी कॉस्ट से शुरू करेंगे। नाउ द कॉस्ट वाज 3,200 रुपीस। अब 2018 में मैंने परचेज की थी। 2018 में जब मैंने परचेज की तो उसमें मैंने 2018 का पूरा अमाउंट लगाया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन 10% के हिसाब से, तो 320 will be the amount of depreciation for 2018। फिर 2019 में भी 10% depreciation है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, अगेन the amount will be 320 रुपीस। फिर 2020 का जब हम depreciation चार्ज करेंगे तो अगेन it will be 10% of depreciation on straight line, तो 320 रुपए का ये अमाउंट आ जाएगा। 2021 में मैंने उसको बेचा है 1 जुलाई को, इसका मतलब 6 महीने मैंने उसको यूज किया है।
पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो है 320 रुपए। तो 6 महीने का उसका हाफ लगेगा 120 रुपीज। ये 4 अमाउंट मेरे डेप्रिसिएशन के हैं, जिसमें पहले 3 साल पूरे साल का 320 रुपीज लगा, 4th ईयर में 6 मंथ्स का लगा 160 रुपीज। तो टोटल मेरा अमाउंट डेप्रिसिएशन का डिडक्ट करने के बाद जो बुक वैल्यू मेरी आती है ऑन द डेट at which the machine has been sold for 2400 rupees, it comes out to be 2080 rupees। 2080 रुपए उसकी बुक वैल्यू है। उसकी बुक वैल्यू जिस दिन मैंने बेची है वो 2080 है, बेची मैंने 2400 रुपए पे है। इसका मतलब जो डिफरेंस है 2400 रुपए का, जो बेचने के बाद 320 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे एक्स्ट्रा मिला है मशीन को बेचने से। तो दिस इज द प्रॉफिट व्हिच आई हैव अर्न्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ दिस मशीन। तो हम इसकी एंट्रीज कैसे कैसे करेंगे। 1 जनवरी 2021 को बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास था 19,768 का। उसमें एक मैंने डेप्रिसिएशन लगाया उस पार्ट पे जो मैंने बेचा, उस पार्ट का जो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा इस साल का 6 महीने का, वो अमाउंट कितना आपने वर्किंग नोट्स में देखा था 6 महीने का 160 रुपीज। एक अमाउंट डेप्रिसिएशन का वो लगा 30th जून को जिस दिन हमने बेची है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन ये लगाया। जब हमने बेची तो एंट्री क्या करी, बाय बैंक अकाउंट 2400। अब इस पे जो हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट आता है 320 का, दैट हैज टू बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन से मुझे बेचने से पैसा मिला, प्रॉफिट मिला, तो इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 320 रुपीज। ये वाली 3 एंट्रीज हमने उस मशीन के पार्ट के लिए की हैं जो हमने 1 जनवरी 2020 को परचेज की थी और 30th जून 2021 को हमने 2400 रुपए में बेची है, जिसके बेचने पर 320 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद मुझे बाकी के जो फिगर्स हैं, बाकी के जो अमाउंट थे डेप्रिसिएशन के, वो मुझे कैलकुलेट करने हैं। अब वो वाले अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमने मशीन पहले साल खरीदी थी वो मशीन की जो कॉस्ट थी, वो मशीन की कॉस्ट थी 20,000 रुपीज की। उस 20,000 रुपीज में से जो मैंने अमाउंट कैलकुलेट करना है 2021 का, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। आउट ऑफ दैट 20,000 रुपीज 3200 रुपए की मशीन पे 160 रुपए का 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो मैंने दिखा दिया। इसका मतलब आई नीड टू नो द अमाउंट रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन। टोटल जो मशीन का प्राइस था दैट वाज 20,000, उसपे से 3200 रुपए की मशीन मैंने 30 जून को बेची और उसके वर्किंग नोट्स मैंने अलग बनाए। इसका मतलब जो बाकी अमाउंट है 20,000 माइनस 3,200, 16,800, वो आपका रिमेनिंग जो मशीन है, अनसोल्ड पार्ट जो है फर्स्ट मशीन का, उसकी कॉस्ट है। और हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 16,800 का 10% 2021 का डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट मशीन का, फर्स्ट मशीन का भी अनसोल्ड पार्ट, जिसकी कॉस्ट 16,800 है। तो the amount of depreciation will be 1,680 on the unsold part of first machine which was purchased on 1st January 2018. I hope it's clear. इसके अलावा में दूसरी मशीन हमने परचेज की थी 4,000 की, उस पे भी 10% के हिसाब से जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 400 रुपए का आएगा। थर्ड मशीन हमने परचेज की थी 2020 में 2560 की, पूरे साल का डेप्रिसिएशन उस पे लगाएंगे तो द अमाउंट विल बी 256 रुपीज। तो इन टोटलिटी व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड दीज 3 अमाउंट्स जो हमारे रिमेनिंग मशीन के पार्ट्स हैं, जो कि आपका एक अमाउंट है 1680 का, दूसरा है 400 का और तीसरा है 256 का। तो टोटल अमाउंट इज 2330। ये हमारा थर्ड ईयर 2021 में टोटल अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, और बाकी आपके आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। द बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 15,192। जस्ट प्लीज गिव मी 1 मिनट ब्रेक, कंटिन्यू विद सम द सेकंड क्वेश्चन। मैं 1 सेकंड में वापस कंटिन्यू करती हूँ। I hope the simple question is clear to you all.
ओके दीपक, यू हैव आस्क्ड मी कि वर्किंग नोट्स लिखने ज़रूरी हैं। इन केस यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, तो उसमें जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, यू नीड टू शो देम। अगर आप वर्किंग नोट्स बनाओगे तो वर्किंग नोट्स के हमेशा अकाउंट्स के पेपर में मार्क्स होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएँगे अगर आप वर्किंग नोट्स बनाओगे, और अगर वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो जो भी मार्क्स होंगे अलॉटेड, आपके उतने कम होते चले जाएँगे। ओके, आई विल जस्ट ज़ूम इट। I think now it's visible to you all, or in case some problem is there, just let me know. Okay, coming to the second question, which is based on the diminishing balance method. आई होप कि ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन ही चल रही है, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मैंने आपको एक्सेल पे ना करके इसी पे ही समझा दिया है जल्दी में। जो मेन चीज़ है जिसमें आपको पढ़ना है चेंज ऑफ मेथड का, विल डू दैट इन द एक्सेल शीट। Okay, this second question is that on 1st January 2018, the machine was purchased for 75,000 rupees and you have spent 5,000 for its installation. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी मशीन हम परचेज करते हैं उस टाइम पर अगर हम इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस बेयर करते हैं तो मशीन की कॉस्ट में वो ऐड हो जाते हैं। तो 75,000 की मैंने मशीन परचेज की, जिसमें 5,000 रुपये मैंने इंस्टॉलेशन के लिए दिए थे 1 जनवरी 2018 को। तो दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन इज 80,000 रुपीज। उसके बाद ऑन 2019 for 1st July, additions were made to the amount of 40,000 rupees. Okay, just skip this part. Depreciation के लिए second last line आपको question की कहती है that you have to charge depreciation at a rate of 10% on diminishing value method, और 3 साल के हमें accounts बनाने 18, 19 और 20 के, जब accounts आपके close हो रहे हैं 31st of December। तो 1st January to 31st December 18, 19, 20 के हमें accounts बनाने हैं। सबसे पहली मशीन हमने 1st January 2018 को ही परचेज की है। ओके, नाउ कमिंग टू इसमें लॉस और सेल भी है। Just wait, I'll just share the Excel sheet with you all. Okay, I have shared the Excel sheet with you all. You have asked me that whether the calculator is allowed in the examination. आप लोगों के लिए simple calculator allowed होते हैं एग्जाम में, you can use them. Okay, now the question is that on 1st of January 18, you have purchased a machine worth 75,000 plus 5,000 इंस्टॉलेशन के, तो 80,000 टोटल हो गए। उसके बाद 2019 का अमाउंट दिया हुआ था, तो और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 10% के हिसाब से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो ये आपके पास स्क्रीन पे सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, एंड आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। फर्स्ट जनवरी 2018 को जो हमने मशीन परचेज की थी, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। Okay, the first entry will be on 1st of January 2018 when we have purchased the first machine. Now what I'm doing is just to have a proper solution, ताकि आप लोगों के लिए convenient रहे, what I'm doing is कि जब भी आपके पास and it's my personal suggestion to you कि जब आप question attempt करेंगे तो you may find that you have purchased multiple machines during the time period for which the accounts are supposed to be prepared. तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी आप मशीन परचेज कर रहे हो तो एवरी टाइम यू जस्ट मार्क देम M1, M2, M3, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। आप उसको अलग-अलग करके अगर दिखाएँगे तो आपके लिए सॉल्यूशन करना ईज़ी हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि इकट्ठा दिखाकर भी आपको कन्वीनिएंट है तो इवन देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। On 1st January 2018, the first machine was purchased. So what I have written is to bank account M1 मैंने उसको मार्क किया है 80,000 रुपीज का,
एंड द डेप्रिसिएशन इज 10% रिटर्न डाउन के हिसाब से। तो 31 दिसंबर को जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इट विल बी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज and you'll be having the balance carried down of machine 1 is 72,000 rupees. 1st January 2019 को 72,000 rupees का balance brought down आया which is of the first machine. Second machine के लिए question में आपको information दी हुई है. I think some problem is there. Just wait for a while. सेकेंड मशीन आपने परचेज की 1 जुलाई 2019 को 40,000 रुपीज की, तो हमने उसकी एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट M2 दैट इज सेकेंड मशीन 40,000 रुपीज। उस साल आपने कोई मशीन का पार्ट बेचा नहीं है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करके दिखाएंगे 10% के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को भी और बैलेंस कैरी डाउन को भी मैं अलग अलग दिखा रही हूँ M1 M2 इस तरह से ही, बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस जैसे भी आप करना चाहें। तो मशीन 1 पे जो बुक वैल्यू थी, अब यहाँ पर रिटर्न डाउन के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो रिटर्न डाउन के हिसाब से 10% पे 72,000 रुपीज पे मशीन 1 पे इट विल बी 7,200। मशीन 2 पे 40,000 का डेप्रिसिएशन होने की वजह से इट विल बी 40,000 इंटू 10% 4,000। लेकिन वो मशीन हमने परचेज की 1 जुलाई को, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे सिर्फ 6 मंथ्स का, तो इट विल बी 4,000 इंटू 10% इंटू 6/2, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपए का। और बाद में आपके पास बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन का बचता है 64,800 और मशीन 2 के लिए द बैलेंस फिगर बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन विल बी 38,000 रुपीज। ये दोनों अमाउंट आपके 1 जनवरी 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे मशीन 1 का 64,800 और मशीन 2 के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 38,000 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज दैट ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, अब हम 2020 का अकाउंट बना रहे हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 31 मार्च 2020 को द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2019, इसका मतलब मशीन 2 costing 12,000 rupees was sold for 11,000. That means the second machine, the one part which the cost of which was 12,000 was sold for 11,000. सेकेंड मशीन की कॉस्ट टोटल थी 40,000, उसके एक पार्ट को, एक हिस्से को जिसकी कीमत 12,000 थी, 31 मार्च को मैंने 11,000 रुपए में बेची है। उसके अलावा 30 जून 2020 की एक एंट्री दी हुई है, तो एक 31 मार्च की है, एक 30 जून की है। तो पहले हम 31 मार्च वाली एंट्री का देखते हैं। 12,000 रुपए की कॉस्ट थी उसकी, उसको हमने 11,000 पे बेचा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज 31 मार्च को जब हम बेच रहे हैं तो एक एंट्री तो बैंक अकाउंट की आ जाएगी, तो एक एंट्री तो आपकी आ गई ये वाली, बाय बैंक अकाउंट मशीन 2A। अब मशीन 2A का मेरे सोल्यूशन का मतलब है कि मशीन 2 का पार्ट A है जो मैंने बेचा है, क्योंकि 40,000 की कीमत थी टोटल मशीन की, उसका एक हिस्सा जिसकी कीमत 12,000 थी वो मैंने 11,000 में बेचा है। तो आई एम जस्ट सेग्रीगेटिंग दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स फॉर इजी कैलकुलेशन। तो एक मशीन का हिस्सा जो मैंने बेचा है वो पार्ट ए मैंने मान लिया, सोल्ड पार्ट बी जो रिमेनिंग पार्ट है अनसोल्ड वो बी हो जाएगा। तो ए पार्ट इज सोल्ड फॉर 11,000, एक तो उसकी एंट्री हुई। अब मुझे उस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। उसके लिए जब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या चीज देखनी है, दैट मशीन वाज परचेज्ड हैंग हो गया, ओके, दैट मशीन वाज परचेज्ड फॉर 12,000। 1 जनवरी 1 जुलाई 2019 को वो मैंने परचेज की थी, उस पर मैंने 12,000 रुपए का एक जो पार्ट जो मैंने बेचा है सेकंड मशीन का, सेकंड मशीन परचेज की थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को 12,000 का M2A की कॉस्ट थी, जिस पर 2019 का डेप्रिसिएशन लगा होगा 10% के हिसाब से 6 महीने का। तो डेप्रिसिएशन जब लगाया होगा तो 12,000 रुपीज इंटू 10% इंटू 6/12, ये मेरा अमाउंट आया होगा डेप्रिसिएशन का 2019 का मशीन 2 के पार्ट ए का, जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। तो वो अमाउंट आएगा आपका 600 रुपए का। आपने जब बुक वैल्यू देखी 1 जनवरी 2020 को, तो वो बुक वैल्यू आई 11,400। ये मशीन मैंने बेच दी 31 दिसंबर 2020, यानी 3 महीने मैंने इस मशीन को 2020 में यूज किया है। मशीन पे डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं, बुक वैल्यू पे 10% के हिसाब से। तो बुक वैल्यू कितनी थी 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये मेरे को जो वैल्यू आएगी ये अमाउंट आ जाएगा 285, which will be the amount of depreciation which is to be charged on this part for 3 months during 2020। तो 2020 में 3 महीने जो मैंने इसको इस्तेमाल किया है, उसको बेचने से पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 285 का। तो ये जो मेरे पास अमाउंट आएगा
11,400 उसकी बुक वैल्यू थी, 285 का डिप्रिसिएशन लगाया, तो बुक वैल्यू ऑन द टाइम एट द डेट ऑन व्हिच इट हैज बीन सोल्ड, दैट मींस 31 मार्च 2020 को अमाउंट आता है बुक वैल्यू का 11,115। 11,115 उसकी बुक वैल्यू है, बेचा मैंने उसको 11,000 पे है, इसका मतलब बाकी मुझे 115 रुपए का इस पे लॉस हुआ है बेचने पर। तो दिस अमाउंट ऑफ लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अमाउंट 3 मेरे आए 31 मार्च को, एक अमाउंट डेप्रिसिएशन का 285 3 महीने मशीन 2 के पार्ट ए पे, एक जो मैंने वो अमाउंट पे बेचा है 11,000 का, तो बाय बैंक अकाउंट मशीन 2 पार्ट ए। तीसरा उसका लॉस का अमाउंट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2 पार्ट ए 115 रुपए। तो मशीन 2 का जो पार्ट ए था जो मैंने बेचा है जिसकी कीमत 12,000 रुपए थी, उसका अकाउंट मैंने फाइनल कर दिया है। अब उसके लिए और कोई एंट्री नहीं बची है मेरे पास करने के लिए। अब इसके अलावा में क्वेश्चन आपको कहता है 30 जून को हमने जो मशीन 1 जनवरी 2018 को परचेज की थी, यानी फर्स्ट मशीन जिसकी कीमत 32,000 थी, वो 26,700 में बेच दी है। फर्स्ट मशीन का एक पार्ट, अब यहाँ पे भी पार्ट है, तो फर्स्ट मशीन का पार्ट ए जिसकी कीमत 1 जनवरी 2018 को 32,000 थी, वो 30 जून को 26,700 रुपीज पे मैंने बेच दी है। अब इस पे भी आपको कैलकुलेशंस करनी है। इसकी कैलकुलेशंस आप देखोगे तो आपने जो कॉस्ट थी 1 जनवरी 2018 को फर्स्ट मशीन का पार्ट ए विच हैज बीन सोल्ड, दैट वाज 32,000 रुपीज। उस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा पूरे साल का 10% के हिसाब से 3200 रुपए। 1 जनवरी 2019 को जो उसकी बुक वैल्यू आई, वो आई 28,800 की। फिर वापस आपने उस पे डेप्रिसिएशन लगाया 10% रिटन डाउन के हिसाब से, यानी बुक वैल्यू पे, तो 2,880 विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। The book value on 1 January 2020 is 25,920 रुपीज। इसको मैंने 2020 में 30 जून को बेचा, यानी 6 महीने इस्तेमाल किया। जब 6 महीने इस्तेमाल किया तो 6 महीने के हिसाब से मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी और वो अमाउंट मेरा आएगा कैलकुलेट करके 1,296 रुपीज का। 25,920 रुपए टोटल था, तो 10% उसका लगाऊंगी तो इट विल बी 2,592। उसका आधा क्योंकि 6 महीने का लगाना है, तो दैट विल गिव यू 1,296 रुपीज। उसको डिडक्ट करके आप बुक वैल्यू देखोगे of this machine when it has been sold in the market. When it has been sold in the market, the book value is 24,624 rupees. This machine, the book value on 30th June is 24,624, but it has been sold at a rate of 26,700. तो बाकी यानी बुक वैल्यू कम थी, बेची आपने ज्यादा पे है, तो जो आपको बेचने के टाइम पे यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 2,076 ऑन दी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दिस मशीन। अब इसको अकाउंट्स में जब हम दिखाएंगे तो अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, एक तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 6 मंथ्स का 1,296 का, तो वो अमाउंट आपका आ जाएगा 30 जून को हमारी एंट्री आएगी मशीन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पार्ट ए 1,296 रुपीज। उसके अलावा मशीन को बेचा मैंने 26,700 का, तो बाय बैंक अकाउंट मशीन 1 पार्ट ए 26,700, 2,076 रुपए मुझे इस पे फायदा हुआ है। जब वो फायदा हुआ है तो अमाउंट जो मेरा आएगा प्रॉफिट का, इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 1 पार्ट ए 2,076 रुपीज। तो मशीन 1 पार्ट ए भी आप पूरा कर चुके हो। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि 1 अक्टूबर को आपने एक मशीन और परचेज की है 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की जो मैंने मशीन परचेज की है उसकी एंट्री आएगी मशीन अकाउंट में। You want me to zoom this? Wait. I think some technical issue is there with the Teams application today. It's not working properly. Share this. Yeah, I have zoomed it. I think now it's clearly visible to you.
नाउ लास्ट पार्ट इज सेइंग दैट 1 अक्टूबर 2020 को आपने 20,000 की एक मशीन और परचेज की है, तो मशीन अकाउंट में द अमाउंट विल बी ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट मशीन 3 20,000 रुपीस। अब मशीन 1 का पार्ट ए की हम एंट्री कर चुके हैं, मशीन 2 के पार्ट ए की एंट्री कर चुके हैं सारी, जो हम दोनों ने दो मशीन के पार्ट्स को बेचा था। बाकी सब रिमेनिंग जो है द अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, जहां पे मशीन 1 का पार्ट बी जो मेरे पास अनसोल्ड है उसका डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे, मशीन 2 का पार्ट बी दिखाएंगे जो अनसोल्ड है, और मशीन 3 जो हमने अभी नई परचेज की है। जब इन पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो इट विल बी बेसिकली हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, मशीन 1 का जो पार्ट बी है अनसोल्ड, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर आपको उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए ज्यादा टेक्निकल करने की जरूरत नहीं है। टोटल बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन 1 जनवरी 2020 वो 64,800। जो मशीन 1 की बुक वैल्यू है 1 जनवरी को, उसमें से हमने जो कैलकुलेशंस की थी वर्किंग नोट में मशीन 1 के पार्ट ए की, उससे मुझे पता चल रहा था कि बुक वैल्यू थी 25,920 रुपीज। ठीक है, तो इसमें से टोटल बुक वैल्यू में से मैं मशीन 1 पार्ट ए की अगर बुक वैल्यू माइनस कर दूं, तो मेरे पास मशीन 1 पार्ट बी जो अनसोल्ड है 1 जनवरी 2020 को उसकी बुक वैल्यू पता चल जाएगी। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट डिडक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 पार्ट ए फ्रॉम द टोटल बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन 1 जनवरी 2020। तो मुझे वर्किंग नोट्स एक और एडिशनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर मशीन 1 के पार्ट बी की बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूरा शुरू से करना पड़े कैलकुलेशंस। तो 64,800 में से मैंने 25,920 को माइनस किया, तो मेरे पास अमाउंट आएगा 38,880। वो जो अमाउंट आया है वो बुक वैल्यू है मशीन 1 के पार्ट बी की 1 जनवरी 2020 को जो अनसोल्ड है, जिस पर मुझे डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पूरे साल का चार्ज करके दिखाना है। तो मशीन 1 पार्ट बी के अमाउंट जो आएगा डेप्रिसिएशन का, दैट विल बी 3,888। मशीन 1 का सारी एंट्रीज हम दिखा चुके हैं, बाकी आ जाएगा बैलेंसिंग figure. तो balancing figure 38,880 minus 3,888, that will give you the balancing figure of machine 1 part B, which comes out to be 34,992. I hope ये आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं मशीन 2 पर। मशीन 2 का भी पार्ट ए जिसकी कीमत 12,000 थी, वो मैंने 11,000 पे बेचा था। उसमें से भी मैं जब कैलकुलेशंस करूंगी तो मशीन 2 की जो बुक वैल्यू 1 जनवरी 2020 को मेरे पास है वो 26,600 आएगी। उसका 10% will be the amount of depreciation which is supposed to be charged in machine 2 part B. The amount of depreciation will be 2,660 rupees. और बाकी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 26,660 को माइनस कर दोगे आप 26,600 में से 2,660, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ मशीन 2 विल बी 23,940। मशीन 3 20,000 की आपने इसी साल परचेज की थी। 20,000 का 10% will give you 2,000 depreciation for the whole year. आपको लगाना है सिर्फ 3 मंथ्स का। अक्टूबर में खरीदी थी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का लगाना है, तो इंटू 3/12 करोगे तो अमाउंट डेप्रिसिएशन का आएगा 500 रुपीज, और बाकी बुक वैल्यू रिमेनिंग आपके पास आ जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी को कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अभी आप लोगों ने मुझसे ज़ूम के लिए बोला है, मैंने किया है, लेकिन आई थिंक कि कुछ टेक्निकल एरर आज टीम्स के साथ है, तो जब मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन जब शेयर कर रही हूँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट आई विल डू इज कि आफ्टर दिस लेक्चर some of the questions are being solved on the Excel sheet. I'll share this Excel sheet with you all on Google Classroom, ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा ये करना। अभी हैंग कर जाता है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। After this lecture, I'll share this sheet with you all on your Google Class.
ओके, नाउ कमिंग टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड में अगर आप पुराने एडिशंस से पढ़ेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, द कंपनी हैज द ऑप्शन टू चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हमें उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ना है। और कंपनी जब मेथड चेंज करेगी तो इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट्स कि व्हाई द कंपनी हैज चेंज्ड द मेथड एंड फ्रॉम व्हिच मेथड द कंपनी इज चेंजिंग टू द अनदर वन। तो कंपनी को ये चीजें डिस्क्लोज करनी है। आपको जो करना है, आपको इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का करना है। इन केस यू हैव द older editions of any of the book, you may find questions from retrospective effect। retrospective effect पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्सा थे, जहां हम ये कहते थे कि अगर कंपनी मेथड चेंज कर रही है तो उसको तब से इम्पैक्ट दिखाना है एग्जिस्टिंग एसेट्स पे जब से वो परचेज किए गए थे, यानी शुरू से जो जो करंट में एसेट्स हैं। लेकिन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन हुआ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पीपीई जब आया, नया जब हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट विड्रॉ हो गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो अगर आप पुरानी बुक्स में से पढ़ेंगे तो प्लीज मेक श्योर कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चंस अब नहीं करने हैं, वो कॉन्सेप्ट अब डिस्कार्ड हो चुका है। यू हैव टू स्टडी ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, एक कंपनी जब मेथड चेंज कर रही है रिटन डाउन से स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन से रिटन डाउन, तो आपको जिस ईयर में कंपनी मेथड चेंज करेगी उस टाइम पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनकी जो भी बुक वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज द बुक वैल्यू एज वेल एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। अब ये आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज चेंज ऑफ मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डब्ल्यूडीवी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन 1st January 2017 a machine was purchased for 1,94,000 rupees and you have spent 6,000 on its erection। इंस्टॉलेशन के लिए 6,000 रुपए दिए हैं, इसका मतलब दैट विल एड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो 2 लाख रुपए की मशीन हो गई 1st January 2018 को जो हमने परचेज की है। तो अकाउंट्स में आप देखोगे तो आपको 1st January 2017 में टू बैंक अकाउंट। अब सोल्यूशन आप जैसे लिखना चाहो आप वैसे कर सकते हो, जैसे आपको बुक में दिख रहा है वहां पर उन्होंने 1,94,000 अलग दिखाया है, 6,000 अलग दिखाया है। बट इन केस यू वांट टू ऐड दिस अमाउंट इकट्ठा आप दिखाना चाहो तो आप इकट्ठा दिखा सकते हो, जैसे मैंने अपने लास्ट सोल्यूशन में दिखाया था आपको। फिर 1st July 2017 को एक और मशीन परचेज हुई, यानी सेम ईयर एक और मशीन परचेज हुई 1 लाख रुपए की। तो 1st जुलाई को हमने एक एंट्री और दिखाई टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीस। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कहता है कि हर बार अकाउंट्स आपके 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं और डेप्रिसिएशन जो हम लगा रहे हैं वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं। 2017 की कोई और एंट्री नहीं है, 2019 की दी हुई है, 20 की दी हुई है। तो 2017-18 के जो हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10% के हिसाब से। तो हमने अमाउंट डेप्रिसिएशन का दिखाया, मशीन 1 पे 2 लाख रुपए के हिसाब से पूरे साल का लगा, तो अमाउंट आया 20,000 रुपए। मशीन 2 जो मेरे पास थी वो 1 लाख रुपए की परचेज की थी 1 जुलाई को। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा सिर्फ 6 महीने का। तो 1 लाख का 10% पूरे साल का 10,000, 6 महीने का यानी आधा लगाना है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,000। अमाउंट टोटल पहली मशीन पे आया 20,000, दूसरी मशीन पे आया 5,000 और आपने बैलेंस कैरी डाउन किया है। नाउ एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, फिलहाल जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर की हुई है वो पीडीएफ वाली है, बुक का सोल्यूशन है जिसमें उन्होंने टोटल अमाउंट दिखा रखा है। अगर आप ऐसे ना दिखाएं, आप अलग-अलग दिखा सकते हैं तो ज्यादा बेटर आपका सोल्यूशन रहेगा। आई विल जस्ट ट्राई कि अगर शेयर कर पाती हूँ तो। ये अभी शेयर नहीं हो पा रही है एक्सेल की शीट। आई विल एक्सप्लेन दिस हियर ओनली। इसके बाद सेकंड ईयर 2018 में बैलेंस ब्रो डाउन आएंगे दोनों मशीन के, तो टोटल यहाँ पे दिखा रखे हैं 2,75,000 रुपीज के। फिर वापस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना है, तो पहली मशीन की कॉस्ट थी 20,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है 2 लाख की जो कॉस्ट थी, तो टोटल अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज। पहली मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर सॉरी, अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, amount of depreciation for second year will be on first machine it will be 20,000 rupees, on second machine it will be 10,000 rupees। बाकी आपके पास बैलेंस आ जाएगा। टोटल दोनों का मिलाकर बैलेंस आपके पास आ रहा है 2,45,000 rupees which will be the opening balance on 1st of January 2019। अब 19 के लिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 19 के लिए on 1st July 2019 the machine
machine purchased on 1st January 2017 was sold for 1 लाख रुपीस। आपने जो पहली मशीन परचेज की थी वो आपने 1 लाख रुपए पे बेच दी है पूरी की पूरी, और उसी दिन एक और मशीन परचेज की है 1.5 लाख रुपए की 1 जुलाई को। 1 जुलाई की हमारी 3 एंट्रीज आएंगी। एक जो मैंने नई मशीन परचेज की थी तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000 रुपीज, और एक बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज जो मैंने फर्स्ट मशीन को बेचा है। अब फर्स्ट मशीन को जो बेचा है उस पे जब आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे, द अमाउंट जो उसकी बुक वैल्यू आएगी, वो बुक वैल्यू कैसे आई? फर्स्ट मशीन की जो कीमत थी वो 2 लाख रुपए थी, उस पर मैं 20,000 पहले साल में डेप्रिसिएशन दिखा चुकी थी, 20,000 मैंने दूसरे अमाउंट साल में डेप्रिसिएशन दिखाया, यानी 2 लाख पे 40,000 रुपए में डेप्रिसिएशन का दिखा चुकी हूँ। तो बुक वैल्यू 2,45,000 जो टोटल थी 1 जनवरी 2019 को फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख में से 40,000 माइनस चले गए, 1,60,000 की उसकी बुक वैल्यू होगी। 1,60,000 की बुक वैल्यू थी उसकी 1 जनवरी को, और 1 जुलाई को मैंने उसको बेचा है। एक तो मैं उस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। अब डेप्रिसिएशन जब लगाया तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है। ओके, द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, एक सेकंड, द क्वेश्चन इज सेइंग ओके ओके जो नॉर्मल, अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक पार्ट आपको ये कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है हम उस साल नहीं लगाएंगे जब हमने मशीन को बेचा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नो डेप्रिसिएशन नीड बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल ऑफ मशीनरी फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द मशीन वाज यूज्ड। तो जिस साल मैं कोई भी मशीन बेच रही हूँ उस साल अगर मैंने उसको यूज किया भी है तो हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम क्या करते, 1,60,000 पे जो 2 लाख की कीमत थी 6 महीने मैंने यूज किया है तो डेप्रिसिएशन 10,000 का मैं दिखाती, और फिर बुक वैल्यू के हिसाब से लॉस मेरा आता 50,000 रुपए। बट यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि जिस साल मैंने कोई भी मशीन को बेचा है उस साल मैंने जितने भी टाइम उसको यूज किया है उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। बुक वैल्यू 1 जनवरी को उस मशीन की, मशीन 1 की जो बुक वैल्यू थी वो 1,60,000 रुपीस थी। 1 लाख पे मैंने उसको बेच दिया। डेप्रिसिएशन मुझे दिखाना नहीं था एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो बाकी जो डिफरेंस है 60,000 का वो टोटल का टोटल लॉस हो गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 60,000 रुपीस। तो मशीन 1 के अकाउंट्स मेरे हो गए क्लियर। अब मशीन 2 बचती है। मशीन 2 जो बचती है, मशीन 2 की जो कीमत जो अमाउंट था डेप्रिसिएशन का, जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी। हर साल उस पे 10,000 रुपए का स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 10,000। मशीन 3 के लिए जो मैंने इस साल परचेज की 1.5 लाख रुपए की, उस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के हिसाब से। 10% का अगर मैं अमाउंट लगाऊंगी तो इट विल बी 15,000 रुपीज फॉर द होल ईयर। 1.5 लाख रुपए पे 10%, 15,000 रुपए पूरे साल का हो गया। 6 महीने मैंने सिर्फ यूज किया है क्योंकि जुलाई में परचेज की थी। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो अमाउंट आएगा 7,500। तो टोटल सेकंड मशीन और थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 और 7,500, 17,500 रुपए, और बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास बचेगा 2,17,500 का। अब लास्ट में 1 जनवरी 2021 के लिए आपको 2020 के लिए जो बैलेंस आया है हम लोगों के पास वो अमाउंट आया 2,17,500। और क्वेश्चन अब आपको क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है in year 2020 the company has changed the method of depreciation to written down at a rate of 15% per annum from the straight line method on 1st of January 2020 prospectively। जून 1 जनवरी 2020 को कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो हम डेप्रिसिएशन अभी तक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लगा रहे थे अब हम रिटन डाउन के हिसाब से लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, जो बुक वैल्यू है 2,17,500 ये एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से बुक वैल्यू ही है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2020 को, तो 15% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस विल बी द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग मशीन्स। अगर आप सेग्रीगेट करके दिखा रहे हो तो अलग अलग होंगी, इकट्ठे दिखा रहे हो तो इकट्ठे के हिसाब से होगी बुक वैल्यू। तो टोटल मशीन्स की बुक वैल्यू 2,17,500 पे 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आप इसको अलग अलग दिखा रहे हो तो आप अलग अलग डेप्रिसिएशन 15% उन्हीं बुक्स पे बुक वैल्यू पे दिखा के बैलेंस कैरी डाउन दिखा देंगे। तो टोटल आपका इतना अमाउंट आना चाहिए। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस साल कंपनी मेथड चेंज कर रही है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन या रिटर्न डाउन से स्ट्रेट लाइन, उस साल जो भी बुक वैल्यू होगी स्टार्टिंग में 1 जनवरी या 1 अप्रैल जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है तो एक्चुअली बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन पे जा रही है तो उसको बुक वैल्यू मानकर उस पर डेप्रिसिएशन लगा दोगे रिटर्न डाउन के हिसाब से, जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी होगी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। अब अगर मान लीजिए मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसी क्वेश्चन में ये बोलूं कि अभी तक जो डेप्रिसिएशन लगाया था
वो स्ट्रेट लाइन था, वो रिटन डाउन था। तो जो ये बुक वैल्यू आई, ये अमाउंट मेरा आया है 2,17,500 का एज पर द बुक वैल्यू रिटन डाउन के हिसाब से। और अब कंपनी स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहती है। तो दिस बुक वैल्यू ऑफ 1st January है, तो ये बुक वैल्यू, बट दिस विल बी अज्यूम्ड टू बी द कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं ये कहती कि ये 2,17,500 15% रिटर्न डाउन के हिसाब से बुक वैल्यू आई है, और अब कंपनी स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहती है 10%, तो स्ट्रेट लाइन पे पहले वाली अमाउंट नहीं देखेंगे। नाउ दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस। अलग अलग देखोगे तो जो भी अमाउंट होंगे वो आपके कॉस्ट प्राइस होंगे, और उसी पे ही आप कैलकुलेशंस करेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर में किसी को कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। Otherwise, I'll start with okay, Harsh, you have asked me कि कौन सा मेथड ओके कौन सा क्या चीज़ आपको मैंने पढ़ने के लिए मना की है। ये मैंने आप लोगों को ये बोला है कि जो आप लोगों का चेंज ऑफ मेथड का कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ मेथड के कॉन्सेप्ट में अगर आप पुरानी बुक्स में से पढ़ेंगे तो पुरानी बुक्स में यू मे फाइंड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को दिए हुए होंगे चेंज ऑफ मेथड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस आप करोगे वो आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले करोगे, जिसमें कि जो भी साल में हम मेथड चेंज करेंगे उस साल हम लोग सिर्फ बुक वैल्यू जो भी होगी उसको ही कॉस्ट प्राइस, उसको ही बुक वैल्यू मानकर आगे क्वेश्चन करेंगे। पीछे क्या किया है, कितना मेथड, कौन से मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, कितना अमाउंट चार्ज करा है, और उसको परचेज कब किया था एसेट को, वो सब हम भूल जाएंगे। तो बेसिकली जिस साल आप अकाउंट्स में मेथड चेंज करोगे डेप्रिसिएशन का, उस टाइम पर आपको सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि उस ईयर जिस साल हम मेथड चेंज कर रहे हैं उस दिन बुक वैल्यू क्या है। तो दैट विल बी एक्चुअली द बुक वैल्यू, बट दैट विल बी अज्यूम्ड टू बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर है। मेथड का क्या चीज बतानी थी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको नहीं करना है। ओके अगर दीपक यू हैव आस्क्ड मी कि अगर आप लोगों को मेथड बोला नहीं गया है तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। देखिए जब मेथड्स की बात कर रहे हो, आप अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन में जो आपको करना है, ईयर मेथड चेंज, let me just have a look on your questions. ओके यू हैव आस्क्ड मी कि अगर मेथड का बोला नहीं तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, अगर आपको क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो क्वेश्चंस में तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सेकेंड को just give me a second please. Okay. As far as the methods are concerned, कौन सी कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है, मेथड चेंज कब करेगी, क्यों करेगी, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आता है प्रॉफिट की फिगर पे। तो प्रॉफिट मुझे कम दिखाना है, प्रॉफिट मैं ज्यादा दिखाना चाहती हूँ, तो हर चीज का इम्पैक्ट आता है कंपनी पे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से कि मुझे पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको
अट्रैक्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें बीइंग एज़ अ शेयर होल्डर। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, ये सब चीज़ों पे फोकस करके देखते हैं। तो हो सकता है कि मैं उस टाइम पे मैं ये चाहूँ कि जो मैं अकाउंट्स शो कर रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैं अपने दिखा रही हूँ, उसमें जो प्रॉफिट की फिगर है, वो मैं बढ़ाकर दिखा दूँ जस्ट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, न्यू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन द व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब होगा क्या कि उसका हर चीज़ का देखो फ़ायदा है, तो नुकसान भी है। मैंने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के दिखाने की सोची, तो मैं क्या करूँगी, अब प्रॉफिट की फिगर पे एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंजेस कर सकती हूँ। अब आप ये लॉजिक लगाओ कि जो हम डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स पढ़ रहे हैं सिर्फ। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो कॉस्ट प्राइस है मशीन की, एसेट की, उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे परसेंटेज से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है पर ईयर का, व्हिच विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर। तो आफ्टर द एस्टिमेटेड लाइफ वी कैन से कि जो हमारी बुक वैल्यू है वो एग्जैक्टली जीरो आ जाएगी। हर साल अमाउंट डेप्रिसिएशन का सेम है। वहीं पे अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ रिटर्न डाउन की के हिसाब से, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो हर साल कम होता जाता है। तो अमाउंट जो बुक वैल्यू होती है वो हमारी नियर टू जीरो तो आ जाएगी, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली जीरो। और हर अमाउंट से फर्क आता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट की फिगर पे। तो मैंने क्या किया कि परसेंटेज में चेंज किया या मेथड में चेंज किया। अब मैं अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन से लगा रही हूँ, डेप्रिसिएशन दोनों में अगर मान लीजिए 10% ही है, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू, 10% है, 1 लाख की बुक, 1 लाख की कॉस्ट है एक मशीन की। एक मेथड है 10% स्ट्रेट लाइन, एक मेथड है 10% रिटर्न डाउन। तो पहले साल तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमाउंट डेप्रिसिएशन का पूरे पूरे साल का 10-10 हज़ार रुपए लगेगा। सेकंड ईयर में जो अमाउंट लगेगा डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10,000 ही लगेगा, लेकिन रिटर्न डाउन के हिसाब से 9,000 रुपए का लगेगा, क्योंकि बुक वैल्यू 90,000 आ जाएगी, तो उसमें 10% के हिसाब से 9,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगली बार वो फिर कम हो जाएगा। अगर अमाउंट डेप्रिसिएशन का कम हो रहा है सेकंड ईयर में, अगर आप कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10,000 का अमाउंट था डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन के हिसाब से 9,000 का था। 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन के अमाउंट में डिफरेंस है मेथड्स की वजह से। एक अकाउंटेंट कहता है हमें स्ट्रेट लाइन से दिखाना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन 10,000 आएगा। दूसरा अकाउंटेंट कहता है नहीं, रिटर्न डाउन से दिखाते हैं तो 9,000 का आएगा। अब उस 1,000 का जो डिफरेंस आएगा अगर मेथड की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट पे। अब उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो क्या-क्या होगा? यू मे अट्रैक्ट द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट मैंने ज़्यादा दिखाया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा दिखी। मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। हो सकता है पोटेंशियल अब मुझे ये चीज़ खुद डिसाइड करनी है कि एक मुझे फ़ायदा हो रहा है, एक मुझे नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादा क्या है? फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है? तो डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स जो आपके कंपनी के वर्किंग को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, बाकी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडर करके आप ये डिसाइड करोगे कि कौन-सा मेथड आपके लिए फ़ायदा रखेगा, करेगा। हालाँकि आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है, वो आपको ये ज़रूर कहता है कि आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक साल स्ट्रेट लाइन लगाया, दूसरे साल आपने रिटन डाउन लगाया, तीसरे साल आपने कोई और मेथड लगाया। डोंट चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रीक्वेंटली। इफ यू थिंक इट्स जस्टिफाइड, तो आप कुछ टाइम के बाद उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ, इट्स जस्टिफाइड व्हेन यू आर चेंजिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड यू हैव टू डिस्क्लोज इट। आपको डिस्क्लोज भी करना है, आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी लेनी है, और उसके बाद आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन्ड सो दैट यू कैन हैव द इंटर फर्म और इंट्रा फर्म comparisons at the same time. So it totally depends on the internal and other external factors also which affects the working of the organization ki which method is best. इसमें एक मेथड और होता है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और हो सकता है आपने 11th-12th में पढ़ा हो, व्हिच इज सिंकिंग फंड मेथड, जिसमें कंपनी एक अमाउंट, जो एक कैशलेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक कैश में कोई अमाउंट तो जा नहीं रहा है कहीं पे भी, तो एक अमाउंट परसेंटेज एक इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, जो कि वो यूज करती है जब मशीन्स को या एसेट्स को रिप्लेस करना है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो कुछ लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम एसेट को रिप्लेस करेंगे, द फंड्स विल बी अवेलेबल विद अस सो दैट वी कैन ईजिली रिप्लेस द एसेट्स। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच मेथड यू वुड वांट टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्टूडेंट्स ने वापस मुझसे पूछा था कि जो हमको नहीं
पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से कि चेंज ऑफ मेथड में पहले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था। अब मैं वो समझा नहीं रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है। मैं अगर उसकी डिटेल पे समझाऊंगी तो यू मे गेट कंफ्यूज और आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। आपको पढ़ना नहीं है, मोटा मोटा सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है उसमें बेसिकली आपको ये चीज ध्यान देनी होती थी कि जब हम चेंज ऑफ मेथड करते थे तो उसका एक जो इम्पैक्ट है, मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन पे जा रही हूँ, तो मैं अगर 4 साल मशीन यूज कर चुकी हूँ तो 4 साल पीछे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज तो किया है लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन से लगाया था। 5th ईयर ऑनवर्ड्स आई एम जस्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर WDV मेथड, तो मैं उसको सिर्फ 5th ईयर से उसका इम्पैक्ट दिखा रही हूँ। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अगर मेरे पास आज जो एक्जिस्टिंग एसेट्स हैं जब मैं मेथड चेंज कर रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट जो है चेंज ऑफ मेथड का वो उन सारे एसेट्स पे जो आज भी हैं शुरू से दिखा रही हूँ। तो अगर कोई मेरे पास मशीन थी जो मैं 4 साल से यूज कर रही थी उस पर भी उसको पिछले 4 साल का भी इफेक्ट दिखाऊंगी, तो उसकी एडजस्टमेंट्स होती थी वो अब आपको नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ आज का देखना है कि आज उसकी बुक वैल्यू क्या है और जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू भी है अगर रिटर्न डाउन पे गए हो तो, और स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो तो वो ही कॉस्ट प्राइस है। बस आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं और कोई उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोविजन वाला क्वेश्चन है वो आपको शीट पे मिल जाएगा, आप वो ट्राई कर लीजिएगा। मेन चीज़ें आपको क्लास में कवर अप कर रही हूँ। जो चीज़ नहीं पढ़नी होती पर्टिकुलरली वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट इनटू ऑल द मटेरियल व्हिच इज नॉट टू बी डन बाय यू। प्रोविजन वाले में सिर्फ अकाउंट्स की बात होती है, डिप्लीशन वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। थ्योरेटिकल इट कैन बी आस्क्ड कि अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन और ऑब्सोलेसेंस में क्या डिफरेंस होता है जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। Okay, now I'm starting the another concept, which is inventory valuation. इसकी PDF भी मैंने आप लोगों को Google Classroom पे आज शेयर कर दी थी। I hope you all have received it. Okay, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम लोगों को पढ़ना है इट्स बेसिकली दीपाली मशीन, बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो भी आपको नहीं करने हैं। मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो हम लोगों को पढ़ना है इट्स बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द स्टॉक इन ट्रेड वी हैव। अब स्टॉक से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वी मे हैव द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी मे हैव द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वी मे हैव द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आल्सो व्हिच आर रेडी टू बी सोल्ड। अभी हमारे पास हैं, बिकने के लिए वो तैयार है। वो आपके लिए तीनों ही इन्वेंट्री या स्टॉक का पार्ट होते हैं। तो इन्वेंट्री के लिए नॉर्मली स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि इन्वेंट्री का क्या मतलब है तो वो रॉ मटेरियल की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं कि मेरे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, वी टॉक ऑफ द इन्वेंट्री, वी टॉक ऑफ द स्टॉक। इट मीन्स द रॉ मटेरियल जो आपके पास है, इट मीन्स द वर्क इन प्रोग्रेस कि ना ही वो रॉ मटेरियल बचा ना ही फाइनल प्रोडक्ट है, काम चल रहा है, तो वो भी इन्वेंट्री का ही पार्ट है। उसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो भी they are the part of the inventory which we have to do. Okay, Ayush, you have asked me how to access the Google Classroom. मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम Google Classroom का एक कोड शेयर किया था so that you could connect to the Google Classroom where I can share the PDFs, क्योंकि ये जब मैं मीट पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो आप लोगों को मिल नहीं रहा था। In case you don't have those link, let me just finish the concepts, then I'll share this with you so that you also can join or other students. Okay, coming to the concept of inventory valuation, why we talk of the inventory valuation. Inventory valuation का जो आप लोग को लिंक अगर मैं करके बताऊं, फाइनल अकाउंट्स हम जब करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में हमें एक एडजस्टमेंट दी हुई होती है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। वो हमें अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ये वाला अमाउंट है और उसके हिसाब से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट
इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो फाइनल अकाउंट्स में जो हमें अमाउंट दिया हुआ होता था वो हमें यहाँ पे चेक करना है, हमें कैलकुलेट करना। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। I hope I'm audible properly. Am I properly audible to you all, or is there any problem? Just let me know because I have changed my system. थोड़ी यहाँ लाइट की प्रॉब्लम चल रही है तो सिस्टम में बैटरी न होने की वजह से आप बस मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। ओके, थैंक्स वंदना। लेट मी जस्ट शेयर द इन्वेंटरी वैल्यूएशन। Okay, inventory valuation में basically what we have to do is we have to calculate the amount of closing stock जो हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स में मिलता था। अमाउंट कैलकुलेटेड कि ये अमाउंट है और हम ट्रांसफर कर देते थे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। हियर वी हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। अब उसको जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते क्यों हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी गो इनटू द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक और एनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, द फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी। अब इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि एक सेकंड को आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। Okay, I have shared the PDF now. I hope it's clearly visible. Now, why we go for the inventory valuation process? जब इन्वेंट्री हमारे पास है तो इन्वेंट्री चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस है, या हमारे पास फिनिश स्टॉक है जो हमारे पास रेडी है बिकने के लिए मार्केट में, तीनों ही फॉर्म्स में वो मेरे लिए एसेट है। और एसेट का मतलब है कि वो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इट्स बेसिकली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मोटा मोटा बात अगर हम करते हैं तो when we talk of the liquidity position of the company, we consider the current assets. तो हम अगर आपने जो ratios पढ़ी हुई हैं ratio analysis में liquidity ratio, here we compare the current assets with the current liabilities just to know the liquidity position of the company. और जितनी ज़्यादा अच्छी होती है liquidity position, उतनी ही company के लिए फायदे की सिचुएशन होती है। इन केस अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं या मुझे एक छोटा लोन लेने के लिए कहीं जाना है तो दे जस्ट चेक व्हाट इज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड इट विल बी इन माय फेवर। अब अगर मैंने उसमें कुछ गड़बड़ की है तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होगा। तो द वैल्यूएशन नीड्स टू बी डन इन अ प्रॉपर वे ऑफ द इन्वेंट्री जो भी मेरे पास है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर उसमें अंडर स्टेटमेंट है, उसमें ओवर स्टेटमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। करंट की कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन है, वो सही पिक्चराइजेशन उसकी नहीं होने की वजह से यू कैन बी एट द लॉस। उसके अलावा में अगर फाइनल अकाउंट्स की जैसे हम बात कर रहे थे, फाइनल अकाउंट्स में हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं,
तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने कहाँ कहाँ दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। और फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सेकंड ईयर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो इस जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने कैलकुलेशंस किस चीज की ग्रॉस प्रॉफिट की, उसको हमने ट्रांसफर किया पीएल एंड अकाउंट में जहां हमने नेट प्रॉफिट या लॉस की फिगर कैलकुलेट की। इसका मतलब अगर एक छोटी सी कोई भी एक फिगर अगर गलत है तो आंसर या कैलकुलेशंस या अगर आप इन जनरल अगर हम कहें प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स वो गलत होंगे, मिसरिप्रेजेंटिंग होंगी, मिसलीडिंग सिचुएशन हो सकती है कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि एक कहीं एक जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा लिखा हुआ आपने, इट कैन बी ईदर वे, आपने चाहे अंडर वैल्यू किया हुआ चाहे ओवर वैल्यू किया है, वो दोनों ही मिसरिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का आना चाहिए था 10,000 रुपए, मैंने उसको दिखा दिया 15,000 रुपए, तो प्रॉफिट की फिगर मैंने एक तरीके से बढ़ा के दिखा दी, प्रॉफिट उतने से इंपैक्ट आ जाएगा ना। और अगर मैंने उसको अंडरस्टेट कर दिया तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन मिसगाइड करेंगी और दोनों ही सिचुएशन गलत है। वहां पर मुझे मेरे लिए जरूरी है कि क्योंकि एक अमाउंट मेरा फाइनल अकाउंट्स में जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर वो अंडरस्टेट हुआ तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है, ओवरस्टेट हुआ तो भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है और उसका फिर बाद में बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट या लॉस कहाँ जा रहा है, कैपिटल में ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पे दिखा रहा है, तो एसेट्स भी मैंने सही नहीं दिखाए और बैलेंस शीट के हिसाब से जो फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा रही हूँ उसमें भी मेरी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन है, वेदर इट्स अंडर स्टेटमेंट वेदर इट्स ओवर स्टेटमेंट, बट वो चीज गलत है जो कि मुझे ठीक करनी चाहिए। अब उसके लिए मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए कि जो हम वैल्यूएशन कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, वो आपकी स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन मैंने शेयर की थी, मैं वापस से शेयर कर देती हूँ, हटाकर पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ अभी आप लोगों के साथ एंड आई होप मेरे हिसाब से मेरे एंड पे तो आप लोगों के पास आ रहा है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए वेदर द पीडीएफ ऑन द स्क्रीन इट्स देयर और नॉट। ओके, थैंक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है इट नीड्स टू बी वैल्यूड इन अ प्रॉपर वे, करेक्टेड फिगर, करेक्ट वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पे भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे भी आ रहा है। तो ये सब चीजों में गड़बड़ ना हो तो मेरे लिए सही रहेगा। तो इसके लिए अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट है तो व्हाट विल हैपन, अगर इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है पहले साल की, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 होना चाहिए था, आपने दिखाया 15,000, तो जाहिर बात है कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट उसका पड़ेगा कि वो प्रॉफिट को भी 5,000 से ओवरस्टेट कर रहा है। तो इन केस द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, द प्रॉफिट विल आल्सो बी ओवरस्टेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। अब यही अकाउंट्स में अगले साल सेकेंड ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जब वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वो भी ओवरस्टेटेड है, वो ओवरस्टेटेड होगा तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, उसका भी पड़ेगा, उसका जब इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपका जो प्रॉफिट की फिगर है वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी। तो एक ही फिगर से आपने एक साल में जब वो आपका क्लोजिंग फिगर थी, क्लोजिंग स्टॉक था, तब तो वो आपके लिए ओवरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट की फिगर को भी ओवरस्टेट कर रहा है। सेकेंड ईयर में जब वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्रॉफिट को अंडरस्टेट करेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस आएंगी जो कि आपके जो लॉन्ग टर्म में जितने भी अकाउंट्स आप बनाओगे वो सब आपको मिस स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि मिसगाइड कहीं ना कहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट आया, इनकम पे भी इंपैक्ट आया, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आया, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पे भी इंपैक्ट आया, जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए इट इज रिक्वायर्ड कि जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की या इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं वो सही हो, ये आपके लिए करना जरूरी हो जाता है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज डीलिंग विद all this the concept of inventory valuation. Just because of the shortage of time I'm not going in the detail of this accounting standard. theoretical मैंने आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पर आपके जो मेथड्स हैं, मेथड दो हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, एक मेथड होता है परपेचुअल मेथड और एक होता है पीरियोडिक मेथड। परपेचुअल और पीरियोडिक मेथड में फर्क क्या होता है? परपेचुअल मेथड का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की रेगुलर बेसिस पर,
कि कभी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई विच इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री। अब यहाँ पे जब भी हम इस चैप्टर में या कहीं पे भी इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री मींस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यू हैव टिल द टाइम दे आर सोल्ड। तो इन्वेंट्री में तीनों चीजें आती हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। एक मेथड है जो परपेचुअल मेथड, वो आपको क्या कहता है, उस मेथड में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, चाहे वो इन्वेंट्री इन की है, इन्वेंट्री आउट की है, मैंने यूज की, मैंने परचेज की, मैंने सेल की, मैंने कंज्यूम की, कोई भी एंट्री अगर है तो वो आपने हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर ली। और एक मेथड है कि आपने एक टाइम पीरियड सेट किया कि भाई मैं अभी रोज रोज मेरे बस की नहीं है कि मैं इन्वेंट्री की एंट्रीज करूं। व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने के बाद मैं काउंटिंग कर लूंगी कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री का स्टॉक रखा हुआ है और उसको लिख दूंगी। एक तरीका ये है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए व्हाट विल बी द बेस्ट, ओके, यू आर गेटिंग, you have 2000 rupees with you on 1st of January, let's say, ठीक है, आपके पास 2000 रुपए हैं 1 तारीख को। अब आपके पास दो तरीके हैं, आपने वॉलेट में 2000 रुपए गिन के रखे हुए हैं, आपको आज की तारीख में, आज 1 तारीख है, आज आपको पता है कि 1 तारीख को मेरे पर्स में 2000 रुपए हैं। अब पूरे महीने में, मैं सिर्फ जनवरी की अगर बात करूं, 31 जनवरी को आप वॉलेट खोलो और उसमें गिन लो कि आप कितने पैसे हैं, और उसके हिसाब से बस देख लिया आपने, गिन लिया, काउंट कर लिया, खत्म कहानी। तो क्या होगा, वो मेथड होता है पीरियोडिक मेथड। आपने 1 तारीख को पर्स में देखा 2000 रुपए हैं, आपने पूरे महीने काम करा, खर्चे किए, पैसे कहीं से आए भी होंगे, पैसे आपने कहीं खर्च भी किए होंगे, फिर आपने वॉलेट खोल के देखा, काउंटिंग जो की वो आपने काउंटिंग की 31 ऑफ जनवरी को, और उस दिन आपने देखा कि आपके वॉलेट में 6000 रुपए रखे हुए हैं। अब आप सिर्फ ये बता सकते हो कि यार 1 तारीख को 2000 रुपए थे, आज 6000 रुपए हैं, और आपने काउंट कर लिए, तसल्ली हो गई, खत्म कहानी। ये होता है पीरियोडिक मेथड। आज कितने हैं, तो आपने एक टाइम सेट कर रखा है, हर महीने की आखिरी तारीख को आप वॉलेट खोल के देख लोगे कि आपके पास इतने रुपए पर्स में रखे हुए हैं, अंदाजा आपको रहेगा जो भी है, और आपका काम कोई आप ये ऐसा तो है नहीं पूरे महीने आपने काम नहीं किए होंगे। अब मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ इन दो फिगर से, पहली तारीख को 2000 रुपए थे, आज 6000 रुपए हैं, तो दिस डज नॉट मीन कि पूरे महीने कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं और आपको सिर्फ एक बार 4000 रुपए मिले और 6000 रुपए का बैलेंस हो गया, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। पूरे महीने में कोई ना कोई आपने खर्चा भी किया होगा, पैसे खर्च भी किए होंगे, पैसे कहीं से आए भी होंगे, मगर आपका फोकस उन चीजों पे नहीं है। आपका फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मैंने वॉलेट खोल के देख लिया, इतने पैसे हैं, बस बात खत्म हो गई, वो मैंने लिख दिया कहीं पर कि आज की तारीख में 31 तारीख को मेरे पास इतने पैसे हैं, अब अगले महीने की लास्ट डे वॉलेट में मैं काउंट करके रखूंगी कि इतने पैसे हैं, बस। दिस इज द पीरियोडिक मेथड। अब आते हैं परपेचुअल में क्या होता है। परपेचुअल का क्या होगा कॉन्सेप्ट, परपेचुअल में आपने 1 तारीख को देखा कि आपके पास 2000 रुपए पर्स में है, उसके बाद आप रेगुलरली कोई भी एंट्री करते, जब कोई ट्रांजैक्शन होगी जहां पर आप अपने पर्स से निकाल के पैसे खर्च कर रहे हो, वो भी आप लिखोगे, और अगर आपको मिलेंगे और वो आप उस वॉलेट में रखोगे तो भी आप लिखोगे। तो हर ट्रांजैक्शन के आपकी डिटेल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपए देख लिए, उसके बाद आपको 500 रुपए कहीं और से मिले, तो 2500 रुपए हो गए। अब आपको हर बार बैलेंस भी पता है, 2000 थे, 500 आ गए। अब आपने दिमाग में, अब आप या मतलब, क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे मैं कहूँ तो हो सकता है आप ये छोटी छोटी चीजें घर में नहीं लिखते हो, कुछ लोगों को आदत नहीं होती, मगर उनको याद रहता है डेली बेसिस पे। लेकिन अगर इसी को आप बिजनेस से कनेक्ट कर दोगे तो बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन आप याद नहीं रख पाओगे, तो वहां पर हर चीज लिखी जा रही है एक रजिस्टर में, जिसको हम स्टॉक रजिस्टर कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले दिन 2000 रुपए हैं, 500 रुपए मेरे पास आए, 2500 रुपए हो गए, बैलेंस आपको पता है। फिर आपने 800 रुपए कहीं खर्च किए, अच्छा ठीक है, 800 रुपए वहां खर्च किए, अब मेरे पास 1700 रुपए हैं, ये आपको सब चीजें मालूम है। अब किसी भी टाइम कोई भी और इंडिविजुअल आपसे पूछेगा या आपको इन्फॉर्मेशन है कि करंटली मेरे जेब में कितने पैसे हैं, आपको पता है, आपको ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि अभी मुझे सोचना पड़ेगा या मुझे काउंट करना पड़ेगा। यू एग्जैक्टली नो एवरी टाइम हाउ मच फंड यू हैव इन योर वॉलेट। फिर उसके बाद 1000 रुपए आपको कहीं से मिल गए, आपने 3000 रुपए कहीं खर्च कर दिए, आपने 300 रुपए कहीं खर्च कर दिए, तो जो भी अमाउंट है, अब आपको पता है कि 2400 रुपए आपके पास रखे हुए हैं। फिर आपको 1600 रुपए किसी से मिले, फिर आपने 1500 रुपए कहीं खर्च कर दिए। इस तरह से करते 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 एवरी टाइम कोई भी लेन देन हुआ और उस वॉलेट को आपने खोल के पैसे रखे या उसमें से निकाल के आपने दिए, एवरी टाइम यू आर अवेयर कि आपने कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे आपने लेके किसी से आपको मिले हैं, वो आपने उस वॉलेट में रखे हैं, और अभी मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट है
तो ये कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम कहते हैं परपेचुअल मेथड, जिसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन स्टॉक से रिलेटेड अगर होती है, चाहे मेरे पास अभी ओपनिंग स्टॉक के बाद में ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद मेरे पास कोई और कहीं से स्टॉक आया या मैंने कहीं दिया, वो सारा का सारा जब कैलकुलेशंस आप लिख के रख रहे हो, रिकॉर्ड करके रख रहे हो, वो होती है परपेचुअल सिस्टम। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों क्लियर है। परपेचुअल सिस्टम में आपकी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आपको करने हैं। एक होता है लीफो, एक होता है फीफो और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। लीफो फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कॉन्सेप्ट क्या है? जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो जो रॉ मटेरियल मेरे पास पहले आया है वो ही पहले यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये आपको तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है एज द नेम सजेस्ट, जो लास्ट में आया वो पहले जा रहा है, और वेटेड एवरेज में हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि थ्योरेटिकल आपको क्लियर है। अभी फटाफट से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी के बाद इसके एडवांटेजेस वगैरह आप बेटर तरीके से डिस्कस कर पाओगे। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फीफो है समझाने के लिए। जब हम परपेचुअल एंट्रीज परपेचुअल सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसके लिए एक शीट बनाते हैं, और शीट जब बनाएंगे तो इट विल बी ऑन हैविंग दीज कॉलम्स। मेन 4 कॉलम्स हैं, उसमें ऊपर आपको लिखना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज परपेचुअल, ये आपको लिखना है। और फिर 4 कॉलम्स जो मेन है वो है डेट के, फिर परचेजेस, फिर सेल्स और फिर बैलेंस। परचेजेस, सेल्स और बैलेंस में आपके 3-3 सब कॉलम होंगे विच आर द क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है तो यूनिट्स, यूनिट प्राइस और अमाउंट है। आप ये भी लिख सकते हो, परचेज की जगह रिसीप्ट्स भी लिख सकते हो, सेल्स की जगह इशू भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं अलग टर्म्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए कि आप दोनों यूज कर सकते हो। तो रिसीप्ट तीनों में सब कैटेगरी, सब टोटल जो आप कॉलम्स बनाओगे तो इट विल बी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब इसमें हमें करना क्या है? आपकी पहली एंट्री ओपनिंग बैलेंस भी हो सकती है और सीधा कोई परचेजेस से भी हो सकती है। तो वंस यू आर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन, तो यू जस्ट नीड टू नो कि वो ओपनिंग बैलेंस है या कोई एंट्री परचेज की फ्रेश है। Just give me a minute, I'll share the screen of Excel and we can solve it there. Okay, I think Excel sheet मैंने शेयर की है, आप लोगों को विजिबल है। जस्ट कंफर्म मी कि Excel sheet आपको दिख रही है, तो मैं फटाफट से सोल्यूशन करा देती हूँ इसका। ओके, प्रॉब्लम आ गई इसमें भी। डेट, देन यू हैव परचेजेस, उसके बाद सेल्स का कॉलम है और फिर लास्ट में होता है बैलेंस का। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना है। देन यू हैव क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब आपको इसमें करना क्या है? मान लीजिए 1 जनवरी को यू हैव द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेट्स से 1000 यूनिट्स। ओके, आई जस्ट टेक द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओपनिंग बैलेंस था 1000 यूनिट्स का 20 रुपीज पे। अब ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उसको परचेजेस या सेल्स में नहीं दिखाना है, सिर्फ बैलेंस में क्वांटिटी इज 1000 यूनिट्स, रेट वाज गिवन टू यू 20 रुपीज, तो बैलेंस आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करके 20,000 रुपीज का। अब मैं यहाँ पे जब आपको सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ तो मैं आपको सोल्यूशन एक्सेल की शीट पे दिखा रही हूँ। तो एक्सेल में सेल्स बने होते हैं तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन on the register, तो make sure कि after every entry you just draw a line। तो आप हर एंट्री के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना ताकि दो ट्रांजेक्शंस के बीच में वो सेग्रीगेशन आ जाएगी, अदरवाइज वो कई बार मिक्सिंग हो जाती है बैलेंस में। 10 फरवरी, ओके दिस इज नॉट मंथली, इट्स 10 फरवरी को 500 यूनिट 25 रुपए पे परचेज किए, तो 500 यूनिट 10 फरवरी को जो मैंने परचेज किए, टोटल अमाउंट विल बी 500 इंटू 25, 12,500। अब इसमें आपको जो चीज समझनी है वो बैलेंस कैसे लिखना है। ये मैं कर रही हूँ अभी फीफो से, तो फीफो और लीफो दोनों ही मेथड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बैलेंस अलग अलग लिखने हैं। पिछला बैलेंस और अब वाला बैलेंस मिला के नहीं लिखना, टोटल नहीं करना है, आपको अलग अलग लिखना है। अब मैं एट द एंड ऑफ 10 फरवरी अगर आपसे पूछूं कि आपके पास क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं मेरे पास 1500 यूनिट्स हैं, 1000 पहले की भी
500 मैंने और परचेज कर ली हैं, 1500 है। तो अब यहाँ पर जब लिखोगे तो लिखने में आपको अलग अलग ही लिखनी है। मेरे पास जो स्टॉक है वो क्या है, 1000 यूनिट्स है मेरे पास 20 रुपए के, यानी उसकी कीमत है 20,000, और 500 यूनिट्स मेरे पास हैं 25 रुपए के, 12,500 रुपए की कीमत है जिसकी। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट individually the balances in case we are using LIFO and FIFO. I hope ये क्लियर है। इसके बाद थर्ड एंट्री 13 मार्च की है, जहां हमने 400 यूनिट 22 रुपए पे परचेज किए हैं। अब 22 रुपए पे परचेज किए 400 यूनिट 22 पे, यानी 8800 का मैंने और स्टॉक परचेज कर लिया। तो एट द एंड ऑफ 13 मार्च मेरे पास 1000 यूनिट्स 20 रुपीज वाले, 500 यूनिट्स 25 वाले और 400 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 22, ये तीनों का स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। तो ये आपका 13 मार्च का अमाउंट आएगा इस तरह से। इफ आई जस्ट गिव द बॉर्डर, आप ये मेक श्योर कि आप इसमें लाइन हर ट्रांजेक्शन के बाद आप लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा जब आप इसको रजिस्टर में करोगे। ठीक है, इसके बाद 13 मार्च के बाद 20th मार्च को वी हैव सोल्ड 1200 यूनिट्स। यहाँ आप सीख लीजिएगा कि क्या चीज है। 20th मार्च को 1200 यूनिट हमने बेची हैं। तो सेल्स में क्वांटिटी में 1200 यूनिट्स आ गए जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। जब भी आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ओपनिंग बैलेंस अगर है तो उसमें क्वांटिटी और रेट दोनों दिए होंगे जैसे क्वेश्चन में है। परचेजेस अगर है तो परचेजेस में क्वांटिटी और रेट दोनों दिए होंगे। सेल्स या इशू के टाइम पे अगर एंट्री है कोई भी, तो उस टाइम पर आपको उसका सिर्फ अमाउंट नहीं दिया होगा, क्वांटिटी दी हुई होगी। अगर रेट दिया हुआ है सेल्स के टाइम पे, मेक श्योर मैं आपको जो बता रही हूँ इस पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या चीज बोली जा रही है। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चंस में सेल्स वाली ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको रेट दिया होता है तो वो सेलिंग प्राइस दिया होता है। उस सेलिंग प्राइस को आपको इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कहीं यूज नहीं करना है। ये शीट बनाते हुए कहीं यूज नहीं करना है, उसका यूज अलग जगह होगा अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है तो वो यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्च को जो आपको एंट्री दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ 1200 यूनिट्स। अब ये रेट मुझे खुद लिखना है इसका। अगर यहाँ लिखा होता 1200 यूनिट सोल्ड एट अ रेट ऑफ 30 रुपीज, तो 30 रुपीज मुझे यहाँ यूज नहीं करने इस शीट में, वो सेलिंग प्राइस में हूँ। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको देखना है मेथड कौन सा है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ फीफो। फीफो कहता है जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब इस 1200 को मुझे रेट कोट करना है। उससे पहले वाला जो बैलेंस था वो ये था, टोटल 1000 यूनिट 20 रुपए के थे, 500 यूनिट 25 रुपए के थे, 400 यूनिट 22 रुपए के थे। फीफो का मतलब पहले आया पहले गया, और मैं उसी ऑर्डर में लिख रही हूँ। जो पहले आया था वही पहले लिखा हुआ है, बाद वाले मैंने बाद में लिखे हैं, मिक्सिंग नहीं की है। तो पहले वाला कौन सा था, 1000 यूनिट का। मुझे रेट किसके कोट करने हैं, कितने यूनिट्स के, 1200 यूनिट के। तो इसका मतलब ये 1200 यूनिट में जो मैंने कंज्यूम किया है उसमें से पहला जो स्टॉक था 1000 वाला वो कंज्यूम हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको बाइफिकेट कर दूंगी। आउट ऑफ 1200, 1000 यूनिट्स हैव बीन used which have been taken at a rate of 20,000 rupees, 20 रुपए वाला। अब बाकी बचे 200 के लिए मैं उसका अगला लॉट देखूंगी। 1000 कंज्यूम कर लिए मैंने पूरे, उसके बाद जो नेक्स्ट लॉट था वो था 500 यूनिट का 25 रुपए का। तो अगले जो मेरे को कंज्यूम करने थे वो कितने थे, सिर्फ 200। 500 का लॉट है तो 500 में से मैंने 200 यूज कर लिए होंगे 25 रुपए के हिसाब से, यानी 10,000। बाकी अब जो बैलेंस बचता है, बैलेंस कैसे करोगे, 1000 वाला मैं पूरा यूज कर चुकी हूँ, 500 वाले में से मैंने 200 कंज्यूम कर लिए हैं, तो रिमेनिंग इस 500 में से बचे मेरे पास 300 यूनिट 25 रुपए वाले बचे। और एक सेकेंड, यहाँ अमाउंट गलत लिख दिया मैंने। 300 यूनिट मेरे पास 25 रुपए वाले बचे और 400 यूनिट मेरे पास 22 रुपए वाले बचे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25 मेरे पास है और 400 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 22 मेरे पास बचा है 20 मार्च को। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। अब 6 अप्रैल को 500 यूनिट फिर बेची मैंने। 6 अप्रैल को 500 यूनिट जो बेची हैं उनको कैसे देखेंगे। अब उसके लिए इस 500 के लिए मेरे पास स्टॉक कौन सा था, आई हैव 300 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 25 एंड 400 एट अ रेट ऑफ 22। मेथड है फीफो, तो पहले आया जो पहले जाएगा। पहला लॉट था सिर्फ 300 यूनिट का,
कंज्यूम करे 500, इसका मतलब these 300 would have been totally consumed, तो 300 units have been consumed at a rate of 22, ये तो पूरे मैंने कंज्यूम कर लिए हैं, बाकी 200 और बचे, 200 अगले लॉट में से किए होंगे 400 वाले, इसका मतलब 4400 का बैलेंस कैसे बचा, 300 वाला कंज्यूम हो चुका है, 400 में से 200 कंज्यूम होके 200 यूनिट्स बचे 22 रुपीज के हिसाब से, ये मेरा बैलेंस 6 अप्रैल को बचेगा। अब देखिए मैंने अगर एक्सेल शीट पे होने के बजाय अगर आप इसको रजिस्टर पर कर रहे हो और उसमें लाइन अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो बैलेंस है उसमें सेग्रीगेट करने के बजाय हो सकता है पहले वाला बैलेंस भी आप देख लो, तो मेक श्योर कि आप इस तरह से करो। 6 अप्रैल के बाद 12 मई को मैंने 400 यूनिट परचेज की 25 रुपए पे, मेरा बैलेंस क्या बचेगा, 200 यूनिट मेरे पास पहले थी 22 रुपए वाली, 400 यूनिट मैंने अब और परचेज कर ली 25 रुपए के हिसाब से, टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास ऐसे। लास्ट में 30 जून को 500 यूनिट मैंने बेची हैं, 30 जून 500 यूनिट्स जो मैं बेच रही हूँ, अगेन फीफो कॉन्सेप्ट है, 200 यूनिट 22 वाली पहले की थी, फिर 400 वाली थी, तो 500 में से पहले 200 यूनिट मैंने कंज्यूम की होंगी 22 रुपीज वाली, उसके बाद रिमेनिंग 300 वुड हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ 400 यूनिट्स, लास्ट में बैलेंस बचता है सिर्फ 100 यूनिट का 25 रुपए वाली, मेरे पास 100 यूनिट बच गई 2500। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा फीफो के हिसाब से। अब आपको लास्ट में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है दैट यू हैव a closing stock of 100 units at a rate of 25, the total value is 2500 rupees. This is how you have to solve the question as per FIFO. This was the simplest question. अभी इसमें normal loss, एक normal loss वाला question हम नहीं कर पाए हैं, we'll do this in our next class. 6th April वाली एंट्री में 300 यूनिट्स का प्राइस 25, ओके लेट मी चेक क्या है, हाँ ये 25 होगा, थैंक यू जी, मैंने 22 लिख दिया है गलती से, इट विल बी, आई होप इट्स क्लियर नाउ, देन वी कैन एंड आवर टुडेज क्लास राइट नाउ, विल कंटिन्यू, ओके यू नीड द कोड, ओके जस्ट गिव मी 1 minute, I'll share the code with you. अभी फीफो में आई होप कि किसी को डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। Now next class we'll continue with this same topic with other methods also. I'm sharing the Google Classroom code with you all so that you can join that Google Classroom where I'll be sharing the PDFs, क्योंकि आप लोगों को Google Teams में कहीं शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोग इस पे कनेक्ट कर लीजिएगा, 2 PDF आज वाली और पहले वाले स्टूडेंट्स ने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। Okay, in case you have any query, you can ask me. Otherwise, we'll just end this question. लक्ष्य मैंने उसमें एक लिंक भेजा है आप लोगों को गूगल क्लासरूम का, आप उसके साथ कनेक्ट करके गूगल क्लासरूम के साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। एज फार एज द बुक्स आर कंसर्न, आप इसमें DK गोयल, JR मूंगा या BK गोयल 3 किताबें मैंने रेफर की थी, आपको जो लैंग्वेज जिस भी बुक की अच्छी लग रही है आप उस बुक को परचेज करके यू कैन जस्ट गो थ्रू दी टेक्स्ट बुक। लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि अगर हम 10 years पढ़ लेते हैं, तो मेरे पर्सनल चॉइस ये नहीं है रहेगी कि आप 10 years से पढ़ें, खाली आप इन तीनों में से कोई ना कोई एक चैप्टर बुक जरूर लीजिएगा। Okay, with this, I'm just ending today's class. Virendra ji, if you are there, you can just end the session, live session. See you all on next class. अब हम लोगों की next class जो है
That will be on 22nd. 22nd means day after tomorrow, Saturday. Saturday will continue with the same concepts of inventory valuation. Till then, you all take care. See you all on Saturday. Bye bye.